Hello student, today the topic is chemical reaction and equation. क्लास 10th केमिस्ट्री पहला चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सब एकदम बैठ जाओ अच्छे से, पेन को भी हाथ में ले लो और नोट बनाना, जो मेन पॉइंट लगे उसको नोट डाउन करते चलना, ठीक है। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे हम सुबह से उठते हैं और रात में सोते हैं, उस दौरान हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन एज वेल एज बॉडी के बाहर भी हमारे चारों ओर बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये तो बात हुआ केमिकल रिएक्शन। दूसरी, अगर हम चेंज के बारे में बात करें तो बहुत सारे चेंज हमारे आसपास नेचर में होते रहते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे रेडियो एक्टिविटी वाला हो, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी जो चेंज है वो अपने को नहीं पढ़ना, अभी अपने को क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो हम लोग पहले ये चीज समझेंगे कि देयर आर सो मेनी चेंज अकर इन नेचर एंड दैट चेंज आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला चेंज फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज, तीसरा रेडियो एक्टिविटी चेंज या रेडियो एक्टिव चेंज। तो इस टॉपिक को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ये अपने सिलेबस से बियॉन्ड है। बस बात आता है कि इसका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो हम लोग बच्चे से पढ़ते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या बनता है, केमिकल चेंज में क्या बनता है। तो ये सब जानते होगे, तब पर भी कुछ कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो तुमको नहीं पता होगा। सबसे पहले चेंज का मतलब होता है, अगर मान लो फिजिकल चेंज है तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब जिस भी सब्सटेंस का हम फिजिकल चेंज चेक कर रहे हैं, अगर उसके फिजिकली कहीं चेंज आ गया, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, तो फिर हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज हो गया। और हमको पता है कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ये चीज पता है तुमको। उसके बाद चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, कैसे समझेंगे कि कोई जो है उस मतलब बॉडी में किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज ही हुआ, केमिकल चेंज नहीं हुआ। अगर उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर जाए, जैसे वो सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि इसका जो है ये फिजिकल चेंज हुआ है। समझे बात। दूसरी बात, चेंज इन स्ट्रक्चर हो जाए। तीसरी बात, चेंज इन स्टेट शेप हो जाए। तो ये तीन चीज होने से ये फिजिकल चेंज बता देता है कि इस बॉडी में फिजिकल चेंज हुआ है। अब इसको समझते हैं अच्छे से। अब देखो ये सॉलिड है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर का बात करें, सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, और हम बोलते हैं कि इसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और इसीलिए हम लोग लिखते हैं थ्योरी में कि सॉलिड हैज हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, दैट्स व्हाई इट हैज फिक्स्ड शेप, ये लिखते हैं ना। तो ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये बहुत ज्यादा था तो सॉलिड था, और इसी वजह से इसके फिक्स्ड शेप थे। अगर इसी को हम हीट करें, अगर हम चाहते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में जाए, तो हमको पता है क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग करते हैं तो हीट करेंगे, और हीट जैसे दिए तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इसके बीच में, ये धीरे धीरे क्या होता है, वीक होने लगता है, और वीक होके क्या होता है, ये मॉलिक्यूल क्या होता है, आपस में जो एकदम टाइट पैक थे वो थोड़े से लूजली हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के बाद कौन से स्टेट में आ गए, लिक्विड स्टेट में। अब ये जो लिक्विड स्टेट था, हम यहीं पे नहीं रुके, हमको मन किया ना कि हम गैस पर आएंगे, ठीक है। तो हम क्या किए, इस लिक्विड स्टेट को गर्म करना शुरू कर दिए। तो जैसे गर्म किए तो पहले से ही इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट हो चुका था। अब क्या हुआ, अब निग्लिजिबल हो गया। बात समझे। तो स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, समझे बात, सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, समझे। तो इस तरह के चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज। इसी वजह से हम क्या कहते हैं ना कि लिक्विड और गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, समझे बात। दूसरी बात, इसका शेप अलग हो जाएगा, ठीक।
तो ये इतना चीज फिजिकल चेंज के बारे में था। अब हम लोग बढ़ते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब हुआ चेंज इन केमिकल बिहेवियर या प्रॉपर्टीज। इसी चेंज की वजह से हमारा जो जितना भी, या ऐसे कहें कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं वो सब क्या है, रिजल्ट किसका रिजल्ट है, केमिकल चेंज का। समझे बात। और हमको पता है कि केमिकल चेंज अगर होगा किसी भी सब्सटेंस, किसी भी दो सब्सटेंस में या किसी भी एक सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो रहा है तो उसका मतलब वहां कहीं ना कहीं एक नया प्रोडक्ट, एक या एक से ज्यादा नया प्रोडक्ट हमको मिलेगा। और ऐसा ही होता है, नया प्रोडक्ट मिलता है हमको केमिकल रिएक्शन में। बात समझे। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ से तुम्हारा जो है क्लास 10th का मेन सिलेबस शुरू हो चुका है। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन जब कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करे या रिएक्ट करे, ठीक है, आपस में क्या करे, कंबाइन करे या रिएक्ट करे, तो क्या बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है और जो कि दूसरे प्रॉपर्टीज का होगा, इंटायरली डिफरेंट होगा जो हम सब्सटेंस रिएक्ट करवाए हैं। बात समझ रहे हो। जो सब्सटेंस हम लिए थे कॉम्बिनेशन के लिए, रिएक्शन के लिए, अब जो नया सब्सटेंस बना रिएक्शन करने के बाद वो टोटली डिफरेंट होगा विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और एक बार रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बन गया तो फिर हम उसको वापस फिजिकल प्रोसेस से हम उसको वापस फिर से हम रिएक्टेंट में नहीं, मतलब जो हम रिएक्शन करने के लिए सब्सटेंस लिए थे उसको रिएक्टेंट बोला जाता है, तो उसको हम नहीं गेन मतलब पा सकते हैं। एक बार रिएक्शन हो जाने के बाद वापस से वही चीज तुमको नहीं मिलेगा बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस करने का मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, ये सब जो प्रोसेस है, समझे। तो इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, नहीं पा सकते हैं वो रिएक्टेंट, समझे, जिससे हम रिएक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट बनाए हैं। तो इतना सारा चीज था। इससे आगे हम लोग ना रिएक्शन का हाँ, तो ये स्कीम ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। इसमें स्कीम ऑफ रिएक्शन देखते हैं मेनली क्या है। स्कीम ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन कैसे चलता है और रिएक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो हम सब्सटेंस लेते हैं एरो के LHS साइड में, ये एरो जो है इसके LHS साइड में जो भी सब्सटेंस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इस एरो के जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जो भी सब्सटेंस बनता है ये लिया जाता है और ये बनता है, यही फर्क है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। बाकी ये जो है लिखा हुआ रिएक्शन कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा रिएक्शन जो है कितने टेम्परेचर पे हो रहा है और कितने प्रेशर पे हो रहा है, कितने प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। हर एक अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन होगा, अलग अलग प्रेशर कंडीशन होगा, समझे बात। तो उसको हम लोग एरो पे दिखाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके रेट जो होता है ना, होने का रेट, रिएक्ट करने का रेट बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो, मतलब एक रिएक्शन 3-4 महीने में होगा। तो किसी के पास उतना टाइम है नहीं या वो एक मतलब अच्छा रिएक्शन नहीं बना जाता है, लेकिन हम उसको अच्छा रिएक्शन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, खुद तो रिएक्शन नहीं करता है लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस which do not react itself but alter the rate of the reaction, ठीक है। this type of substance is known as catalyst। कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक को बोला जाता है नेगेटिव कैटलिस्ट। ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन सीखो, उसके आगे जैसे 11th क्लास में जाओगे तो फोर्थ मतलब सब एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब ये
प्रोडक्ट हो गया। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, समझे? ठीक, या इसको ऐसे बोलते हैं सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद इटसेल्फ टू गिव प्रोडक्ट, उसको ही बोलते हैं। तो लिखने का तरीका हो सकता है अलग, लेकिन सबका जो मेन थीम है वो एक ही है कि ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाए और जो क्या करे वो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल हो केमिकल रिएक्शन होने के लिए, समझे? उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। कुछ समय रिएक्टेंट को क्या बोला जाता है ना, सबस्ट्रेट बोला जाता है। ये खासकर किसके बाद, जब ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा, ऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन होगा, समझे? ऑर्गेनिक रिएक्शन हो तो खासकर इसको क्या बोल दिया जाता है, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोला जाता है, समझे बात? ये एक अलग चीज था इसलिए बता दिए। अब देखो प्रोडक्ट क्या होगा, सब्सटेंस दैट फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग को है क्वेश्चन एक है क्या कि हाउ वी नो केमिकल रिएक्शन हैपन, कैसे हम लोग को पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया, समझे बात? तो इस चीज को हम लोग देखते हैं, इसको नोट करो। लिख लियो। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हम लोग समझ लें केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, रिएक्शन कंडीशन, कैटलिस्ट सब समझ लें। इसके आगे क्या है कि केमिकल रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस होता है, ये बात हमको कैसे पता चलता है कि हाउ वी नो दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसका सिंपल आंसर है क्या, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ चेंज इन स्टेट, ठीक, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड विथ इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसका एग्जांपल समझते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे कि मान लो हम लोग वाटर बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, H2 गैस प्लस O2 गैस क्या बना देता है, H2O, समझे बात? और इसको बैलेंस करें, बैलेंस हो गया ये, ठीक है। तो देखो यहां पर से कि ये स्टेट क्या था इसका, गैस, इसका स्टेट क्या था, तो रिएक्टेंट का जो स्टेट है वो गैस है। और जब हम प्रोडक्ट हमको मिला तो हम देखे कि उसका स्टेट तो लिक्विड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों गैस क्या बना दिया, प्रोडक्ट एज ए लिक्विड बनाया है। इसका मतलब हुआ कि जो स्टेट था चेंज हो गया। तो हम लोग समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। मैं ये बता दूं कि यहां हम ये नहीं कह रहे कि गैस स्टेट था H2 का तो लिक्विड स्टेट हो गया H2 का, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ये गैसेस मॉलिक्यूल जो है H2 और ये गैसेस मॉलिक्यूल O2, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर नया ही मॉलिक्यूल बनाया है। ये केमिकल रिएक्शन है। और ये केमिकल रिएक्शन को किससे पता चला, चेंज ऑफ स्टेट से, समझे बात? अब देखो दूसरा क्या है, चेंज इन कलर। इसका बेसिकली हम ये दोनों को ना कल कवर करेंगे अगले लेक्चर में, इसको बताते हैं अच्छे से, चेंज इन कलर से कैसे समझते हैं विद एग्जांपल। देखो तुम लोग पढ़ते होगे रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग होता है कि आयरन अगर ह्यूमिड एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो कुछ दिन बाद उस पर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। तो और उसके वजह से क्या होता है, आयरन कमजोर हो जाता है और आयरन जो जितना फिट था काम के लिए वो नहीं हो पाता है, ठीक। इस चीज को हम लोग पढ़े हुए हैं। तो रस्टिंग में मेनली क्या होता है कि हमारे पास कोई आयरन था, आयरन मेटल है तो सॉलिड स्टेट होगा। और ये जो बगल में लिखा जाता है SLG, हमेशा SLG लिखा जाएगा। तो ये S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड और G फॉर गैस। तो ये Fe का स्टेट बता दे कि अच्छा ये सॉलिड, समझे बात? प्लस O2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब देखो यही है ह्यूमिड एयर, मतलब पानी में, सॉरी, ऑक्सीजन में पानी मिला हुआ है,
तो क्या होता है बरसात के दिन में एयर में वेट एयर होता है, एयर में क्या होता है ना, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिड एयर। तो ये जब Fe के कांटेक्ट में आता है तो Fe पे क्या बन जाता है, ऑक्साइड, और उसका नाम क्या है, Fe2O3। अगर मान लो यहाँ पे X मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये भी X मॉलिक्यूल H2O क्या करेगा, इस Fe2O को घेर के रखेगा, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में यहाँ लेंगे ना 4-5, तो 4-5 यहाँ आ जाएगा, कुछ भी, समझे बात। तो ये हमारा जो ऑक्साइड बना है, इस ये क्या है, रस्टिंग प्रोसेस यही होता है, समझे बात। अब देखो ये जो ऑक्साइड बना ना, इसका कलर ना ब्राउन होता है। तो देखो कैसे, इसका कलर कुछ और रहा होगा और इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ना समझ गए कि अच्छा रिएक्शन हो चुका है, क्योंकि हमको पहले से लिटरेचर पता है कि आयरन का जब भी ऑक्साइड किसके प्रेजेंस में बनेगा, ह्यूमिड एयर के प्रेजेंस में। ऐसे आयरन का भी ऑक्साइड बनता है, हम सिंपल आयरन को O2 के साथ रिएक्शन करवा दे तो Fe2O3 या FeO2 ही बनता है। दो तरह के फेरिक फेरस, दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन अगर ह्यूमिड एयर में उस समय उसका कलर वैसा नहीं होता, लेकिन ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्शन करे और इस तरह का ऑक्साइड बनाए तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। तो ये बात बताया जाता है कि अच्छा केमिकल रिएक्शन हो चुका है, बात समझे। दूसरी बात, अगर कॉपर सल्फेट ले, कॉपर सल्फेट लिए, इसका कलर ना ब्लू होता है, ये ब्लू सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, या लिक्विड भी लिख सकते थे। अब इसमें ना हम क्या डाल दिए, Fe मेटल डाल दिए, आयरन, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, कुछ देर बाद ये बीइंग मोर रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, ये इसको यहां से डिस्प्लेस कर देता है, ये यहां से इसको निकाल देगा, समझे बात। ये निकल जाएगा और ये इसके जगह पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा FeSO4 एक्वस प्लस नीचे में Cu सॉलिड, समझे बात। अब देखो ये ब्लू कलर का था, अब जो बना है हमारे पास सॉल्यूशन, ये पेल ग्रीन कलर होता है, पेल ग्रीन कलर होता है। तो क्या हुआ, कलर चेंज हो गया, ब्लू से पेल ग्रीन हुआ, कब, जब Fe इस Cu को हटा दिया, मतलब Fe ने CuSO4 के साथ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया। तो इस तरह के रिएक्शन या इस तरह के रिएक्शन को हम कैसे पहचाने, तो चेंज इन कलर से पहचानेंगे, ठीक है बात। तो इतना चीज अगर समझ में आया है, सबको नोट डाउन करो। और तुम लोग ये रिएक्शन पढ़े होंगे, जो हमसे पढ़ा हुआ है ये रिएक्शन सब पढ़ा होगा। ये रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ाएंगे फिर से इसको, समझे बात। तो अच्छे से नोट डाउन करके रखो। और सबसे मेन चीज कि तुम लोग देख तो लेते हो, चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो यार, इतना मेहनत करते हैं तो कुछ तो मोटिवेशन का काम करो, ठीक है। तो इसका अगला लेक्चर जस्ट आएगा, इसके बाद जल्दी ही आएगा, कमिंग सून, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। और सबसे पहले अपने हर एक दोस्त से शेयर करो इस वीडियो को, ठीक, अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हाँ, सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक घंटा होता है उसको दबा दो, ताकि आपको फर्दर अपडेट मिलते रहे, ठीक। थैंक यू।